मेहनत, लगन और आत्मविश्वास, ये महज कुछ शब्द नहीं है, नजरिए हैं और जीवन जीने के तरीके भी। इसी पॉजिटिव अप्रोच से राजस्थान की एक नगर निगम सफाई कर्मी ने वो कर दिखाया है जिसका सपना देश के करोड़ों युवा देखते हैं। आज के शो में हम इन्हीं सफाई कर्मचारी की उड़ान की कहानी जानेंगे। साथ ही साथ आपको बताएंगे उन 3 सगी बहनों की कहानी जिन्होंने एक साथ राजस्थान प्रशासनिक सेवा में सफलता पाई है। फिर बात होगी महिला आर्मी ऑफिसर्स के संघर्ष की, जिन्हें अब आर्मी में परमानेंट कमीशन मिल गया है। केरल में लगातार हो रही दहेज हत्याओं को लेकर क्या हलचल मची हुई है और गुजरात में 23 साल की महिला के खिलाफ उसके पति ने जानवरों जैसा सुलूक क्यों किया, इन सवालों के जवाब भी खोजेंगे। और आखिर में बात करेंगे पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश की चिंता की, जो उन्होंने अफगानिस्तान की महिलाओं के बारे में जाहिर की है। नमस्ते, मेरा नाम प्रतीक्षा है और आप देख रहे हैं दी ऑर्डिनरी शो। हर साल ऐसी खबरें आती हैं कि किसी रिक्शे वाले, किसी ढाबे वाले के बेटे ने किसी प्रतिष्ठित प्रतियोगी परीक्षा का इम्तिहान पास कर लिया है। हम सब इसी तरह की खबरें पढ़कर चौंक जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि हम समाज के तौर पर रिक्शे चलाने वाले, ढाबा चलाने वाले या इसी तरह के कोई भी हम्बल काम करने वाले को अक्सर सम्मान के भाव से नहीं देखते। हमें लगता है कि वर्किंग क्लास से आने वाले ये लोग और उनके बच्चे भला जीवन में क्या ही हासिल करेंगे, ये उसी गरीबी के दुष्चक्र में फंसे रहेंगे। लेकिन जैसा कि आशा कंडारा ने कहा, जो मेहनत करता है सफलता उसके कदम चूमती है। हम उनकी बात में एक और बात जोड़कर कहानी आगे बढ़ाना चाहेंगे। सफलता के लिए मेहनत के साथ साथ अवसर और संसाधनों की भी जरूरत होती है। अवसर की अगर हम बात करें तो जोधपुर की रहने वाली आशा कंडारा को साल 2018 में राजस्थान प्रशासनिक सेवा के एग्जाम में बैठने का मौका मिला, जिसका रिजल्ट अब आया है। संसाधनों की अगर बात करें तो ऐसे कुछ खास संसाधन आशा कंडारा के पास नहीं थे। 8 साल पहले आशा का अपने पति से झगड़ा हो गया। 2 बच्चों के पालन पोषण की जिम्मेदारी भी उनके ऊपर आ गई। ऐसे में जीवन यापन के लिए उन्हें कुछ ना कुछ करना था। सो आशा एक के बाद एक सरकारी नौकरियों के फॉर्म भरती गई। सुनिए उन्होंने क्या बताया। सर, मैंने 2016 से तैयारी स्टार्ट की थी। 2016 ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है और मैंने यही सोच की थी। एक्चुअली मैंने पहले एसएससी सीजीएल से तैयारी शुरू की थी, देन फर्स्ट टायर दिया, सेकंड टायर दिया, फिर यही सोचा कि अगर मेहनत करनी तो कुछ अच्छे के लिए करूं, क्योंकि मेरा सेकंड टायर में हो गया था, थर्ड टायर में नहीं हुआ था। तो फिर मैंने आरएस का सोचा और किया और 2018 में फिर यहाँ से ये दूसरी जॉब में इसमें भी वैकेंसी, जो भी वैकेंसी आती है मैंने सारा भरा, क्योंकि मेरे लिए कोई जॉब, कोई काम कुछ भी छोटा नहीं है। क्योंकि अगर इंसान को अपना जीवन यापन करना है, जीना है, देन उसे फाइनेंशियली सपोर्ट चाहिए होता है और फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए आपको कुछ ना कुछ करना पड़ता है। साल 2016 में आशा ने इम्तिहान की तैयारी शुरू की थी। 2018 के जून में उन्होंने मेंस का एग्जाम दिया। जुलाई में उन्हें जोधपुर नगर निगम में सफाई कर्मचारी के तौर पर नौकरी मिली। हालांकि यहाँ पर भी वो परमानेंट नहीं थी। दूसरी तरफ आशा को ये डर भी सताता रहा कि शायद पहले प्रयास में ही उन्हें सफलता ना हासिल हो। ऐसे में वो परमानेंट नियुक्ति की लड़ाई भी लड़ती रही। राजस्थान प्रशासनिक सेवा 2018 का रिजल्ट 13 जुलाई को आया। इसके 12 दिन पहले ही जोधपुर नगर निगम ने आशा कंडारा को नियमित नियुक्ति दी। आशा कंडारा की तैयारी भी दूसरे अभ्यर्थियों के मुकाबले अलग रही। कामकाज के साथ साथ तैयारी करना उनके लिए एक बड़ी चुनौती थी, खासकर जब रोज 8 घंटे की शिफ्ट करनी हो। ऐसे में उनके पास हरदम किताबें बनी रहती। आशा एक तरफ नाश्ता और लंच करती तो दूसरी तरफ उसी दौरान किताबें खोलकर बैठ जाती। सुनिए उन्होंने क्या कहा। मेरा 2018 में जून में 25-26 जून को मेंस का एग्ज़ाम था और 7 जुलाई को मेरी ज्वाइनिंग थी यहाँ पे निगम में। तो मेरा मेंस का एग्ज़ाम लगभग निकल गया था, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक डर था, क्योंकि मैंने अपनी फर्दर पढ़ाई को हमेशा फर्दर रखा, कभी रोका नहीं। क्योंकि काफ़ी जने हैं ऐसा जो सेकंड थर्ड अटैम्प्ट किया, तो मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अपने आप में भी था कि फर्स्ट अटैम्प्ट में शायद मैं भी क्लियर नहीं कर पाऊँ, लेकिन यही था कि कोई ना, मैं आगे इस चीज़ को जारी रखूँगी, रोकूंगी नहीं, इस चीज़ का भी इस पर असर नहीं पड़ने दूँगी। ठीक है, जॉब करना 6 से 2, उसके बाद का टाइम मिलना, बीच में लंच का टाइम मिलना। तो बुक्स हमेशा एवरी टाइम मेरे गाड़ी की डिग्गी में रहती थी। जब भी टाइम मिला, लोग लंच करते थे, मैं पढ़ाई कर लेती थी कि मेरा नाश्ता यही है। बस वो टाइम यूटिलाइज किया और उसका रिजल्ट आपके सामने। आशा कंडारा की सफलता सच में प्रेरणा देने वाली है। इस सफलता को वो अपने शब्दों में बयां भी नहीं कर पा रही। हालांकि उनके लिए यह सफर का अंत नहीं बल्कि शुरुआत है। आशा कंडारा आईएएस बनना चाहती है। फिलहाल के लिए वो एसडीएम के पद पर नियुक्त की जाएंगी, लेकिन आईएएस के लिए तैयारी जारी रखेंगी। आज तक से बातचीत में आशा ने दूसरे प्रतियोगियों को भी एक संदेश दिया है, सुनिए। पर्टिकुलर आप किसी चीज़ को डिस्क्राइब नहीं कर सकते कि आप यही कर सकते हो, वही कर सकते हो। मैं कर सकती हूँ, देन सब कर सकते हो और सबको करना भी चाहिए। बहुत सुकून मिलता है, बहुत फ़ख्र जब आपकी वजह से आपके माँ बाप को फ़ोन करके कोई बोलता है कि बधाई हो, आपकी बेटी ने ये कर दिया, आपकी गुड़िया ने ये कर दिया। बहुत प्राउड फील होता है, बहुत खुशी होती है। आज लगता है कि मेरी मेहनत रंग ली। अपने आप को कहीं ना कहीं रोके नहीं, अपने आप को कहीं ना कहीं दबाए नहीं, क्योंकि
आप कर सकते हो, मैं कर सकती हूँ, कोई भी कर सकता है। तो बस यही है कि जो टाइम मिलता है ना उसे यूटिलाइज करें। आप पढ़ाई करें, बस पढ़ाई करोगे तो सब कुछ अपने आप मिल जाएगा। बस मेहनत, मतलब खुद को धोखा नहीं दे, बस खुद को बना के रखे, खुद पे विश्वास रखे, तो इंसान सब कुछ कर सकता है। राजस्थान प्रशासनिक सेवा में लड़कियों की सफलता से जुड़ी एक और खबर की बात करते हैं। राजस्थान का एक जिला है हनुमानगढ़। यहाँ एक छोटा सा गांव है भैरूसरी। भैरूसरी की 3 लड़कियों ने राजस्थान प्रशासनिक सेवा की परीक्षा पास की है। ये तीनों लड़कियां सगी बहनें हैं। इंडिया टुडे से जुड़े कपिल शर्मा की रिपोर्ट के मुताबिक इन 3 लड़कियों के नाम है रीतू, अंशु और सुमन। तीनों का वास्ता एक किसान परिवार से है और तीनों ही 5वीं कक्षा के बाद कभी स्कूल नहीं गई। ना तो उनके गांव में आगे की पढ़ाई के लिए स्कूल था और ना ही उनके पिता सहदेव के पास पैसे थे। इन तीनों बहनों ने जैसे तैसे एक दूसरे की मदद करते हुए पढ़ाई की, नेट जेआरएफ का एग्जाम पास किया, फिर प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयारी की। अपने दूसरे प्रयास में तीनों ने सफलता हासिल की। 13 जुलाई को आए रिजल्ट में अंशु को 31वीं, रीतू को 96वीं और सुमन को 98वीं रैंक मिली। इन तीनों लड़कियों की 2 बहनें और हैं, मंजू और रोमा। ये दोनों भी सरकारी सेवाओं में नियुक्त हैं। इन 5 बेटियों के पिता सहदेव कहते हैं कि उन्होंने अपनी बेटियों को कभी भी पढ़ने और आगे बढ़ने से नहीं रोका। तीनों बहनें भी अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता को देती हैं। उनका ये भी कहना है कि सभी मिलकर दूसरी लड़कियों को आगे लाने का काम करेंगे। अब बढ़ते हैं दिन की दूसरी खबर की ओर। इंडियन आर्मी ने 147 अतिरिक्त महिला अधिकारियों को परमानेंट कमीशन दे दिया है। आर्मी की तरफ से यह कदम तब उठाया गया है जब इसी साल 25 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने आर्मी की आलोचना की थी। कोर्ट ने कहा था कि महिला ऑफिसर्स को परमानेंट कमीशन देने के लिए आर्मी ने मूल्यांकन के जो पैमाने तय किए हैं वो मनमाने हैं और भेदभाव से भरे हुए हैं। दरअसल पिछले साल 17 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में ऐतिहासिक फैसला सुनाया था। कोर्ट ने कहा था कि आर्मी की हर स्ट्रीम में तैनात महिलाएं परमानेंट कमीशन के लिए योग्य होंगी। कोर्ट ने इसके लिए आर्मी को एक बोर्ड बनाने का आदेश भी दिया था। इस बोर्ड को परमानेंट कमीशन के लिए महिला ऑफिसर्स का मूल्यांकन करना था। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के पिछले साल के फैसले के बाद भी कई महिला ऑफिसर्स को परमानेंट कमीशन नहीं मिला, जिसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पे याचिका डाल दी। याचिका में कहा गया कि आर्मी बोर्ड महिला ऑफिसर्स के साथ भेदभाव कर रहा है कई स्तरों पर, जैसे किसी 45 साल की महिला ऑफिसर की फिटनेस 25 या 30 साल के पुरुष अधिकारी के स्टैंडर्ड पर मापी जाती है। उनका प्रेगनेंसी टेस्ट किया जाता है। उनकी अप्रेजल रिपोर्ट को सर्विस के केवल 5वें और 10वें साल तक ही कंसीडर किया जाता है, जबकि पुरुष अधिकारियों की आगे की भी रिपोर्ट कंसीडर की जाती है। ऑफिसर्स ने अपनी शिकायत में यह भी कहा कि बोर्ड में निर्णायक पदों पर बैठे अधिकारी पुरुष ही होते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर टिप्पणी करते हुए कहा कि आर्मी बोर्ड महिला अधिकारियों के साथ संस्थागत भेदभाव कर रहा है। उसके जो चयन के पैमाने हैं उनमें पुरुषवादी सोच बहुत अंदर तक धसी हुई है। बेंच ने पाया कि जहां एक तरफ महिला अधिकारियों की अप्रेजल रिपोर्ट को कंसीडर करने का तरीका पक्षपाती है, वहीं उनकी मेडिकल फिटनेस भी मनमाने तरीके से आंकी जाती है। ऐसे कि एकदम फिट वुमेन ऑफिसर्स को भी इस पैमाने पर रिजेक्ट कर दिया गया। वहीं उन महिला अधिकारियों को भी परमानेंट कमीशन के काबिल नहीं पाया गया जिन्होंने देश के लिए सर्वोच्च बहादुरी का प्रदर्शन किया, जिन्होंने देश के लिए सम्मान कमाया और यहाँ तक कि संयुक्त राष्ट्र के साथ हैवी कॉन्फ्लिक्ट जोन में भी काम किया। बेंच ने एक महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा कि ये काफी नहीं कि सेना के लोग गर्व से कहे कि हम महिला अधिकारियों को भी भारतीय सेना में सर्विस देने का मौका दे रहे हैं, जबकि सच्चाई अलहदा है। बराबरी का भ्रम पैदा करना और असली बराबरी में बहुत अंतर है। बराबरी का भ्रम संविधान के साथ धोखा है। बेंच ने यह भी ऑब्जर्व किया कि महिला अधिकारियों के परमानेंट कमीशन को लेकर इंडियन आर्मी की 1991 की मेरिट पॉलिसी का भी उल्लंघन किया गया। इस पॉलिसी के तहत मेरिट लिस्ट तभी बनती है जब परमानेंट कमीशन के लिए 250 से अधिक कैंडिडेट्स हों। फिलहाल 147 अतिरिक्त महिला ऑफिसर्स को परमानेंट कमीशन देने के बाद आर्मी की तरफ से कहा गया है कि अब परमानेंट कमीशन पाने वाली कुल महिला ऑफिसर्स की संख्या बढ़कर 424 हो गई है, जबकि कुल 615 ऑफिसर्स का मूल्यांकन किया गया था। आर्मी की तरफ से कहा गया कि कुछ ऑफिसर्स के रिजल्ट प्रशासनिक कारणों की वजह से रोके गए हैं। आर्मी की तरफ से यह भी कहा गया कि जिन महिला अधिकारियों को परमानेंट कमीशन दिया गया है उनकी स्पेशल ट्रेनिंग होगी और साथ ही उन्हें चुनौतीपूर्ण असाइनमेंट भी सौंपे जाएंगे ताकि उन्हें आर्मी में टॉप लेवल की जिम्मेदारियों के लिए तैयार किया जा सके। हम आपको परमानेंट कमीशन के बारे में भी बता देते हैं। दरअसल सैन्य सेवाओं में महिलाओं की नियुक्ति शॉर्ट सर्विस कमीशन के आधार पर होती है। इसके तहत 14 साल की सर्विस के बाद उन्हें रिटायर होना पड़ता है। यही नहीं, शॉर्ट सर्विस कमीशन के तहत हुई नियुक्ति फीमेल ऑफिसर्स को जंग के मैदान के अलावा आर्मी की सपोर्टिंग टुकड़ियों में तैनात किया जाता है। शॉर्ट कमीशन में ये महिलाएं ऊंची रैंक पर नहीं पहुंच पाती, जिन्हें कमांड पोस्ट कहा जाता है। वहीं परमानेंट कमीशन में 14 साल की ऐसी कोई लिमिट नहीं होती। महिला ऑफिसर्स रिटायरमेंट की उम्र तक अपनी सेवाएं दे सकती हैं। परमानेंट कमीशन मिल जाने पर ऊंची रैंक के साथ उन्हें दूसरी सुविधाएं भी मिलती है, मसलन रिटायरमेंट के बाद पेंशन। अब बात करते हैं केरल में दहेज हत्या के मुद्दे पर।
बीते दिनों केरल से लगातार दहेज हत्याओं की खबरें आईं। ऐसे में अब राज्य के पुलिस चीफ अनिल कांत ने दहेज उत्पीड़न के खिलाफ एक कैंपेन की शुरुआत की है। इस कैंपेन को से नो टू डाउरी का नाम दिया गया है। न्यूज एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक अनिल कांत ने जानकारी दी कि इस कैंपेन के तहत कल यानी 14 जुलाई को पूरे राज्य में स्लोगन राइटिंग कंपटीशन और रैलियों का आयोजन किया गया। उन्होंने ये भी बताया कि आने वाले समय में सामाजिक संगठनों के साथ दहेज विरोधी अभियान चलाए जाएंगे। अनिल कांत ने बताया कि उन्होंने पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि महिलाओं द्वारा की गई शिकायतों पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। इसके पहले केरल के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान ने दहेज उत्पीड़न के खिलाफ जागरूकता फैलाने के लिए उपवास किया। इंडिया टुडे से जुड़े पीएस गोपाल कृष्णन की रिपोर्ट के मुताबिक केरल राजभवन के सूत्रों ने बताया कि गवर्नर 13 जुलाई को सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक उपवास पर रहे। रिपोर्ट के मुताबिक केरल के इतिहास में ये शायद ऐसा पहला मौका है जब किसी सामाजिक मुद्दे को लेकर गवर्नर ने उपवास किया हो। गवर्नर के साथ साथ कई गांधीवादी समूहों ने भी दहेज उत्पीड़न के खिलाफ उपवास रखा। गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान बाद में इन समूहों से मिले भी। उन्होंने एक संदेश भी जारी किया जिसमें दहेज को महिलाओं की गरिमा का अपमान और उनके खिलाफ अन्याय बताया। खान ने दहेज के खिलाफ गांधी जी के विचारों को भी याद किया। उन्होंने कहा कि गांधी जी कहते थे कि जो भी युवा लड़का अपनी शादी दहेज के लिए करता है वो न केवल अपनी शिक्षा और अपने देश को बदनाम करता है बल्कि स्त्रियों की गरिमा का भी अपमान करता है। उन्होंने ये भी याद दिलाया कि दहेज लेना और देना अपराध है, इसके लिए 5 साल कैद की सजा हो सकती है। उन्होंने कहा कि हमें केरल को ऐसी जगह बनाना है जहां सच में भगवान बसते हैं और ऐसा तभी होगा जब लड़के और लड़कियां आगे आकर उन शादियों का हिस्सा बनने से इनकार कर देंगे जिनमें दहेज का लेन देन होता है। पिछले महीने भी केरल के गवर्नर ने लड़कियों और उनके परिवारों से दहेज न देने की अपील की। दिन की चौथी बड़ी खबर गुजरात के दाहोद से है। एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ एक 23 साल की आदिवासी महिला को कथित तौर पर उसके पति ने नंगा करके परेड करवाया। इस अपराध में गांव के दूसरे लोग भी शामिल रहे, ऐसा आरोप है। महिला के साथ कथित तौर पर ऐसा सलूक इसलिए हुआ क्योंकि वो अपने प्रेमी के साथ चली गई थी। महिला के साथ ज्यादती का एक कथित वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसके बाद पुलिस ने महिला के पति और 18 अन्य आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक ये पूरा घटनाक्रम 6 जुलाई का है। वहीं वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कुछ पुरुष पीड़िता को बुरी तरह से पीट रहे हैं। पीटने के साथ साथ जबरन उसके कपड़े भी उतारे जा रहे हैं। इस दौरान वहां बच्चे भी मौजूद हैं। बाद में पीड़िता के कंधों पर उसके पति को बैठाया जाता है और फिर उसे चलने को मजबूर किया जाता है। पुलिस ने बताया कि हाल ही में पीड़िता किसी दूसरे पुरुष के साथ चली गई थी। उसके पति और गांव के दूसरे लोगों ने जल्द ही उनका पता लगा लिया। दोनों को गांव लाया गया, जिसके बाद महिला के साथ ये सलूक हुआ। पुलिस ने यह भी बताया कि आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की संबंधित धाराओं के अलावा आईटी एक्ट के तहत भी मामला दर्ज किया गया। दरअसल अक्सर ऐसा होता है कि अगर कोई महिला सोसाइटी द्वारा तय किए गए खांचे में फिट नहीं बैठती या उससे अलग हटकर कुछ काम करती है तो उसे लोग सजा देते हैं, और ये कोई कानूनी सजा नहीं होती बल्कि तथाकथित नैतिक यानी मॉरल सजा होती है। ऐसी सजाओं के कुछ नियम होते हैं। सबसे पहला तो उस महिला को इतना जलील करो कि वो किसी के सामने कुछ बोलने लायक ना रहे। दूसरा, उसे दिमागी तौर पर इतना कमजोर कर दो कि अगर आगे उसे कुछ गलत भी लगे तो उस पर भी वो आवाज ना उठा सके। तीसरा, उसे यह एहसास दिलाया जाए कि वो महिला है तो उसे उन नियमों का पालन करना ही होगा जो सोसाइटी ने उसके लिए तय किए हैं। ऐसे सजाओं को देने के तरीके क्या हैं ये भी बताते हैं। या तो महिला के मुंह पर कालिक पोत कर घुमाया जाता है, या फिर नग्न या अर्धनग्न अवस्था में उससे परेड करवाई जाती है, या उसे सबके सामने पीटा जाता है, या सिर का मुंडन कर दिया जाता है। इन सजाओं के तरीके समय समय पर अलग अलग जगहों पर लोग खोजते रहते हैं, और ये सारे तरीके तब सामने आते हैं जब इनके कुछ वीडियो वायरल होते हैं या फिर इन पर खबर बनती है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक अंतर्राष्ट्रीय खबर की। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने अफगानिस्तान से विदेशी सैनिकों को वापस बुलाने के कदम की निंदा की है। जर्मन मीडिया संस्थान डॉयचे वेले को दिए एक इंटरव्यू में बुश ने कहा कि उन्हें डर है कि सैनिकों के वापस आ जाने के बाद अफगानिस्तान की महिलाओं और लड़कियों का ऐसा उत्पीड़न होगा जिसे बयां भी नहीं किया जा सकता। जॉर्ज बुश के राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान ही अमेरिका ने अफगानिस्तान में अपने सैनिक भेजे थे, जिसके बाद 1996 से 2001 तक चला तालिबान का शासन खत्म हो गया। तालिबान के शासन में अफगानिस्तान की महिलाओं और लड़कियों के ऊपर तरह तरह की अमानवीय पाबंदियां लगा दी गई। बाद में साल 2004 में अफगानिस्तान में नया संविधान बना जिसमें महिलाओं को अधिकार दिए गए। वर्तमान की अगर बात करें तो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि वो 31 अगस्त तक सभी अमेरिकी सैनिकों को वापस बुला लेंगे। वहीं दूसरे पश्चिमी देश भी अपने सैनिकों को वापस बुलाने लगे। इस बीच खबरें हैं कि विदेशी सैनिकों के वापस जाते ही तालिबान ने अफगानिस्तान के लगभग 3/4 हिस्से पर नियंत्रण कर लिया है और इन हिस्सों में उसने अपनी मर्जी का इस्लाम थोपना भी शुरू कर दिया है। बीते दिनों अंतर्राष्ट्रीय मीडिया संस्थान द गार्डियन की रिपोर्ट
आई थी कि देश के कई हिस्सों में तालिबान ने महिलाओं और लड़कियों के ऊपर फिर से अमानवीय प्रतिबंध लगा दिए हैं। मसलन महिलाएं बिना किसी पुरुष के साथ घर से बाहर नहीं निकल सकती, काम पर नहीं जा सकती और बच्चियां 6वीं कक्षा से आगे पढ़ाई नहीं कर सकती। इन प्रतिबंधों को तोड़ने पर उन्हें बर्बर सजा भी दी जाती है। बीते दिनों एक वीडियो वायरल हुआ था। इस वीडियो में तालिबान का एक जज एक महिला को कोड़े मार रहा था। महिला पर आरोप था कि उसने शादीशुदा होते हुए भी किसी दूसरे पुरुष से संबंध बनाया। डॉयचे वेले के इंटरव्यू में जॉर्ज बुश से यह पूछा गया कि क्या वो सोचते हैं कि सैनिक को वापस बुलाना एक गलती है, तो उन्होंने कहा कि ये एक बहुत बड़ी गलती है और इसके परिणाम बहुत बुरे होने वाले हैं। उन्होंने कहा कि जब अमेरिका ने तालिबान को खदेड़ा तो ये देखना बहुत सुकून देने वाला था कि कैसे अफगानी समाज तालिबान की बर्बरता से बाहर निकला और वहां की महिलाओं और लड़कियों ने अपना मुकाम बनाया। बुश ने यह भी कहा कि उन्होंने और उनकी पत्नी ने अफगानी महिलाओं के साथ बहुत समय बिताया है और ये बात दुखी करने वाली है कि सैनिकों के वापस आने के बाद उन्हें तालिबान की बर्बरता के सामने बिल्कुल असहाय छोड़ दिया गया है। हालांकि दूसरी तरफ उत्तरी और मध्य अफगानिस्तान में कई औरतें हथियारों के साथ तालिबान का मुकाबला करने के लिए सड़कों पर उतर आई हैं। ये थी हमारी आज की खबरें। आप देख लीजिए दिन के वीडियो। ये वीडियो बिहार के मोतिहारी का है। इंडिया टुडे से जुड़े सचिन पांडे की रिपोर्ट के मुताबिक मोतिहारी में मदर टेरेसा ट्रस्ट के नाम से चल रही फाइनेंस कंपनी ने सैकड़ों महिलाओं को ठगी का शिकार बनाने का आरोप लगाया है। इसके विरोध में महिलाओं ने थाने के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। मधुबन थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली इस कंपनी पर करीब 200 करोड़ रुपए की ठगी का आरोप है। मदर टेरेसा कंपनी के अलावा इसी इलाके की भारत फाइनेंस कंपनी पर भी ठगी के आरोप लगे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक प्रदर्शन के दौरान कई महिलाएं बेहोश हो गई हैं। दूसरी तरफ पुलिस प्रशासन ने इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। कई बिंदुओं पर जांच की जा रही है। वहीं आरोपियों की खोज में पुलिस दबिश भी दे रही है। चलते चलते एक छोटी सुर्खी। कोलकाता में एक अस्पताल ने एक पाकिस्तानी महिला को स्पुतनिक वी वैक्सीन लगाने से मना कर दिया था। हालांकि महिला को अब वैक्सीन लग गई है। महिला का नाम सहर कैसर है। इंडिया टुडे से जुड़ी प्रेमा राजाराम की रिपोर्ट के मुताबिक कैसर ने आरोप लगाया कि वो 9 जुलाई को एक मेडिकल सुपर स्पेशलिटी अस्पताल गई थी, लेकिन डॉक्यूमेंट चेक करने के बाद भी उन्हें वैक्सीन नहीं लगाई गई, जबकि उन्होंने कोविन पोर्टल के जरिए स्लॉट बुक किया था। कैसर ने आरोप लगाया कि अस्पताल ने यह कहकर वैक्सीन लगाने से मना कर दिया कि उनका पासपोर्ट विदेशी है। रिपोर्ट के मुताबिक सहर की शादी एक भारतीय व्यक्ति से हुई है और वो पिछले 7 साल से रेजिडेंट वीजा पर कोलकाता में रह रही है। इस वीजा को हर 2 साल पर रिन्यू कराना पड़ता है। नियमों के मुताबिक 10 साल पूरे होने के बाद ही सहर भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन कर सकती है। हालांकि नियमों के मुताबिक पासपोर्ट डिटेल के जरिए स्लॉट बुक करने पर विदेशी नागरिक भी भारत में वैक्सीन लगवा सकते हैं। सहर ने इस प्रक्रिया का पालन किया था। इस मामले के मीडिया में सामने आने के बाद कोलकाता के AMRI हॉस्पिटल ने सहर और उनके रिश्तेदारों को वैक्सीन लगाई। सहर को वैक्सीन लग जाए, इसके लिए इंडिया टुडे से जुड़ी प्रेमा राजाराम ने भी प्रयास किए। एक फेसबुक पोस्ट में सहर ने प्रेमा का शुक्रिया अदा किया। साथ ही साथ उन्होंने सरकार और प्रशासन से अपील करते हुए कहा कि इस संबंध में बिल्कुल साफ दिशा निर्देश जारी किए जाएं, ताकि उनके जैसे और भी लोगों को वैक्सीन लगवाने में दिक्कत का सामना न करना पड़े। इस पूरे अनुभव के बारे में सहर ने भी हमसे बात की। सुनिए उन्होंने क्या कहा है। जब हम लोगों को मेडिका ने मना कर दिया था कि हम आपको वैक्सीन नहीं देंगे क्योंकि स्वास्थ्य भवन की तरफ से क्लियरेंस नहीं है, तो हम लोगों ने उनको स्वास्थ्य भवन को फोन किया घर आने के बाद, जहां मेरे हस्बैंड ने राइट टू इन्फॉर्मेशन ऑफिसर से बात किया। उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, दे कैन नॉट डिनाई यू वैक्सीन बिकॉज इट्स अ प्राइवेट हॉस्पिटल एंड ऑफ कोर्स यू कैन पे एंड यू कैन टेक द वैक्सीन। लेकिन जब वही बात हम लोग AMRI में गए तो हम लोगों ने AMRI में नॉर्मल पेमेंट की और वैक्सीनेशन ले लिया। ऐसा कुछ नहीं था कि आप पाकिस्तानी हैं या आपके पास फॉरेन नेशनल हैं आप, या आपके पास इंडियन ID प्रूफ नहीं है। उन्होंने बस हमें हमारा कोविन ID देखा, कोविन पोर्टल से रजिस्ट्रेशन, और हमको जवाब दे दिया। इनफैक्ट मेरे ही फोन नंबर से, मेरे ही ID से सबका रजिस्ट्रेशन हुआ है। सबसे पहले मेरा ही हुआ है, तो देयर वाज नो प्रॉब्लम कि पाकिस्तानी पे रेड आ रहा है एंड यू कैन नॉट प्रोसीड, ऐसा कुछ नहीं है। इनफैक्ट मुझे तो अपना कोविड वैक्सीन का सर्टिफिकेट भी मिल गया है फर्स्ट डोज का। प्रॉब्ली सेकेंड डोज इज 21 डेज लेटर। मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगी कि कोई आपको बेसिक राइट डिनाई नहीं कर सकता है, क्योंकि अगर आप सेफ नहीं है तो पूरा कम्युनिटी अनसेफ है। आप प्लीज जाइए, वैक्सीनेट होइए। और अगर आपको कोई कहता है कि आपको वैक्सीन नहीं मिलेगा या आप इसके एलिजिबल नहीं है, तो प्लीज सीनियर अथॉरिटी से बात कीजिए, अपना राइट लीजिए कि आप वो इन्फॉर्मेशन लीजिए और फिर लोगों से बात कीजिए। आपको जरूर इस चीज का हल मिल जाएगा। तो ये था आज का ऑर्डिनरी शो। आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आप हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं, कोई सुधार है जो आप हमें सजेस्ट करना चाहते हैं, तो theordinaryshow@gmail.com ID पर आप हमें ज़रूर मेल करें।
कल आपसे एक नए मुद्दे के साथ मुलाकात होगी। इसी शो में अपना ध्यान रखिए। शुक्रिया।